अब तक आपने सुना कि पिछले दिनों तुलसी की बकरी के मौका मुआयना की रिपोर्ट जो पुलिस थाने के मुंशी जी द्वारा पुलिसिया अंदाज में वाकया बयान करती थी, जब कोर्ट में पेश हुई तो कोर्ट साहब के अलावा इसका मतलब किसी के पल्ले नहीं पड़ा था। तब कोर्ट साहब ने जज साहब को इसका मजमून समझाया था। पिछली बहस में कोर्ट साहब की दलीलें खारिज हो गई थीं। जज साहब ने मामले में अग्रिम सुनवाई हेतु 15 दिन बाद की तारीख दे दी थी। इस दीर्घकाल के बीच चाय वाले ने ख्याली और तुलसी को लंच टाइम में अपनी दुकान पर भजन बैठकी करने हेतु एक आकर्षक ऑफर दे दिया था, जिसे इन दोनों ने मन ही मन स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद ये दोनों उस शाम अपनी साधना शिला होते हुए घर पहुंचे थे। इसके बाद की कथा अध्याय 14 में सुनिए। शीर्षक है नन्हे प्राणी। ख्याली और तुलसी को अगले 15 दिनों तक अदालत की आवाजाही से छुट्टी मिल गई थी। इस बीच ख्याली के लिए घर में बहुत काम थे। उसके लड़के की घरवाली के दिन पूरे हो रहे थे। किसी भी दिन उसके घर शंख थाली बज सकते थे। पिछली 2 बार नया पिरानी घर में आते आते रह गया था, अतः इस बार ख्याली की घरवाली खास एहतियात बरत रही थी। उसने इलाके की आंगनवाड़ी बहन जी से सारी बातें कर ली थीं कि बहुरिया को कब अस्पताल ले चलना ठीक रहेगा। ख्याली के पास थोड़ी ज़मीन थी जिस पर उसका बेटा ज़रूरत भर का अन्न पैदा कर लेता था। सब्जी भाजी भी पूरी पड़ जाती थी। ख्याली की गिनती गांव के खाते पीते घरों में होती थी। तुलसी के पास आम का एक बाग भी था जिसका वे हर साल ठेका कर देते थे। घर के पास की ज़मीन पर उनकी घरवाली साग सब्जी उगा लेती थी। इससे भी घर के लिए कुछ आमदनी हो जाती थी। तुलसी अपना कुछ वक्त बकरी पालन में भी लगाते थे। उनके बकरबाड़े में उनका दाड़िंदा बकरा प्रत्येक बकरी को मातृत्व सुख देने के लिए उपलब्ध रहता था। गांव में मुसलमानों के भी कई घर थे, अतः हर ईद पर तुलसी के 7-8 बकरे निकल जाते थे। तुलसी को हमेशा यही लगता था कि असल में ये कुर्बानी उनके दाड़िंदे की ओर से थी, क्योंकि वही तो अपने रनिवास से इनकी आपूर्ति करता था। भजन गायन की आमदनी को वे अपना जेब खर्च मानकर चलते थे। वक्त गुजर रहा था। दोनों परिवार काम भर की आमदनी कर लेते थे। सारंगी और ढपली से हुई कमाई दारू प्राप्ति के लिए पर्याप्त थी। तुलसी और ख्याली दोनों ही दारू के दीवाने थे। इसके लिए वे बड़े मन से भजन गाते थे। उन दोनों का बंधन अटूट रखने में उनकी दारू का भी बहुत बड़ा योगदान था। इसी के कारण उनका भक्ति भाव बना रहता था और आसपास के इलाके में उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। जब दोनों को समाज से इतना कुछ हासिल था, तो उनका भी फर्ज बनता था कि वे गांव की इज्जत के लिए कम से कम एक मुकदमा तो चालू रख ही सकते थे। सारी परिस्थितियों ने ऐसा ताना बाना बुना था कि कोई भी सिरा ढीला पड़ने पर इसका असर पूरे ढांचे पर पड़ता था। दाड़िंदा भी परिवार की आर्थिकी में भरसक सहयोग करता था। उसकी बस एक ही कमजोरी थी कि वह बकरियों के मामले में थोड़ा पजेसिव था। अपने प्रेम की राह में आने पर वह तुलसी को भी खदेड़ने में संकोच नहीं करता था। इस दौरान तुलसी और ख्याली की संध्या बैठकी निर्बाध चलती रही। उन्होंने 3-4 रत जगह भी निपटा दिए। इस बीच में वे 2 बार अदालत जाकर होटल वाले को भी उपकृत कर आए थे। उनकी गतिविधियां चालू थीं, अतः उनकी जेबों में हमेशा अठन्नी चवन्नी बजती रहती थीं। तुलसी ने ख्याली को निश्चिंत कर दिया था। ख्याली, तुम चिंता मत करना, बहुरिया को बढ़िया अस्पताल में भर्ती कराना। इस घर का थारी लुटिया सब अपना ही समझना। तुलसी की आत्मीयता देखकर ख्याली गदगद हो गए और बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबा भी तो तुम ही बनोगे। बच्चे के पोतड़े तुम्हारे ही आंगन में सूखेंगे। अपने आंगन में हवा में सूखते सरसराते नन्हे बच्चे के पोतड़ों की कल्पना करके तुलसी आनंद से भर गए। नन्हे प्राणी में सचमुच बड़ी जान होती है। उसके आने की खबर भर से उनके बूढ़े शरीरों में फुर्ती आ गई थी। तुलसी नियम से बहुरिया के लिए
लोटा भर बकरी का दूध भिजवा देते थे। बकौल तुलसी, बकरी के दूध में बड़ी ताकत होती है। गांधी बाबा ने इसे ही पीकर अंग्रेज़ों की टीम बुला दी थी और भारत माता को उनसे छुड़ा लिया था। ख्याली को समझ नहीं आया कि देश की आज़ादी और बहुरिया के प्रसव का आपस में क्या जोड़ है। तुलसी ने उनका दिमाग साफ किया। दोनों में ही ताकत की ज़रूरत होती है। वैसे भी स्वस्थ संतान तो देश महान। तुलसी की बात सुनकर ख्याली भी दाड़िंदे के प्रति श्रद्धा से भर गए, क्योंकि उसी के सदप्रयासों से बकरियां दूध दे रही थीं। इसी दूध को पीकर बहुरिया भी स्वस्थ संतान की जननी बनने जा रही थी। अंततोगत्वा ये संतान भी तो देश को ही महान बनाती। संक्षेप में यह कि दाड़िंदा सिर्फ बकरबाड़ा ही नहीं बल्कि देश चलाने में भी योगदान दे रहा था। वे उसके योगदान से अभिभूत होकर बोले, यार तुलसी, इस बकरे को कभी कसाई को मत देना। तुलसी बोले, ठीक कहते हो यार। पिछली बार जब इसने हमारी धोती खोल दी थी तो हमने गुस्से में कसाई बुला लिया था। वो इसके नगद 1000 देने को तैयार था। इस साले ने उस समय गजब खेल खेला। ये आया और हमारे पैर चाटने लगा। बकरबाड़े के अंदर से बकरियां भी बड़ी आस से हमें ही देख रही थीं। हमें लगा कि एक बार धोती खुल जाने से हम इतनी सारी बकरियों को रांड तो नहीं कर सकते। सो हमने कसाई को चाय पिलाकर लौटा दिया और ये दाड़िंदा बच गया। ख्याली ने आंगन में घूम रहे दाड़िंदे पर प्यार भरी नज़र डाली, क्योंकि इसी के कारण बहुरिया के गर्भ में बैठा नन्हा पिरानी भीतर ही भीतर बकरी का दूध सोख कर तगड़ा हो रहा था। ख्याली ने बताया, आंगनवाड़ी बहन जी कह रही थी कि अब किसी भी दिन अस्पताल जाना पड़ सकता है। तुलसी ने भी उन्हें आश्वस्त किया। जब भी कोई ऐसी बात हो तो बेहिचक उनकी घरवाली को बहुरिया की सेवा टहल में ले जाना। आखिर वे भी तो दादी बनने जा रही हैं। अदालत की तारीख में अभी 3 दिन बाकी थे। दिन के करीब 11 बज रहे थे। तुलसी के आंगन में पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर ख्याली बैठे थे। वे बड़े ध्यान से सुरती रगड़ते तुलसी को देख रहे थे। शायद वे जानना चाहते थे कि तुलसी कैसे अपने अंगूठे से सुरती में ताकत उतारते हैं। तुलसी की बनाई सुरती होंठ के नीचे आते ही दिमाग में टन से लगती थी। तुलसी ने थपकी मारकर सुरती का फालतू चूना उड़ाया और हथेली ख्याली के आगे कर दी। जैसे ही ख्याली ने चुटकी भर ओंठों के नीचे दाबी कि उनके घर से आवाज़ आई, जल्दी आओ, बहुरिया को दर्द शुरू हो गया है, लगता है खुशी का टाइम हो गया है। ख्याली तुरंत खड़े हो गए और तेज तेज कदमों से घर की तरफ चल दिए। तुलसी ने भी ये खबर अपनी घरवाली को दे दी। उनकी घरवाली भी आंधी तूफान की तरह ख्याली के घर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद ख्याली का लड़का आंगनवाड़ी बहन जी को लेकर आ गया। उन्होंने बहुरिया को देखा भाला और बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी 2-3 घंटे का टाइम है, बहू को अस्पताल ले चलो। आते समय बहन जी ने अस्पताल की गाड़ी के लिए भी खबर कर दी थी। गाड़ी भी समय से आ गई। उन्होंने बहुरिया और ख्याली की घरवाली को गाड़ी में बैठा लिया। तुलसी की घरवाली भी गाड़ी में ही बैठ गई। तुलसी बोले, ख्याली, ये थोड़े से रुपए हैं, इन्हें रख लो, तुम भी गाड़ी में बैठकर जाओ, पता नहीं कब काम आ जाए, हम लोग पीछे से अस्पताल पहुंचते हैं। ख्याली ने जेब में रुपए डाले और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी कराहती बहुरिया को लेकर धूल उड़ाती हुई अस्पताल की ओर चल दी। ख्याली की घरवाली ने इस आड़े वक्त के लिए ज़रूरत का सारा सामान एक पोटली में बांध रखा था। वह पोटली भी साथ में लेती आई थी। बहुरिया समय से सकुशल अस्पताल पहुंच गई। तुलसी भी दाड़िंदों को घर की रखवाली में आंगन में खुला छोड़कर ख्याली के लड़के और गांव के 2-3 लोगों के साथ अस्पताल पहुंच गए। बहुरिया डिलीवरी रूम में थी। तुलसी अस्पताल के बाहर बगीचे में चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए बैठे थे। वे मनी मन देवी माँ की आरती गा रहे थे। ख्याली डिलीवरी रूम के बाहर बरामदे में टहल रहे थे। तुलसी को बैठे बैठे 4 घंटे हो चुके थे। अचानक उनकी घरवाली भागती हुई आई और बोली, बधाई हो, लक्ष्मी आई है, तुम दादा बन गए हो। ये शब्द तुलसी के कानों में अमृत की तरह घुल गए। इसके बाद ख्याली भी भागे भागे बाहर आए और बोले,
बधाई तुलसी दादा, पोता हुआ है, तुम दादा बन गए हो। तुलसी और उनकी घरवाली चौंके कि लक्ष्मी अचानक पोते में कैसे बदल गईं। उन्हें लगा कि ख्याली खुशी के मारे बौरा गए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुलसी बोले, ख्याली कहीं पगला तो नहीं गए हो? तुम्हारी भौजी तो अभी अभी बता रही थी कि लक्ष्मी आई है। इतने में ख्याली की घरवाली बाहर आकर बोली, जल्दी से मिठाई मंगाओ, बहुरिया ने जुड़वा भाई बहन जने हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं। जुड़वा बच्चे सुनकर तुलसी खड़े हो गए और ख्याली के दोनों हाथ पकड़कर वहीं चाई माई नाचने लगे। उनकी घरवालियां हंसने लगीं। फिर वे जल्दी से जच्चा वार्ड की तरफ लौट गईं। थोड़ी देर बाद नर्स जब जुड़वा बच्चों को लेकर बाहर आई तो उन्हें देखकर तुलसी की घरवाली मारे खुशी के फुसुक फुसुक रोने लगीं। वे संतानहीन थीं, अतः लोग उनकी गोद में अपने छोटे बच्चों को नहीं देते थे। उन्होंने नवजात बच्ची को गोदी में उठा लिया और डबडबाई आंखों से उसके लरसते गुलाबी नाजुक होठों को देखने लगीं। उन्होंने गले से सोने की चेन उतारी और बच्ची के हाथ से छुआ कर ख्याली की घरवाली को देते हुए बोली, इसे पोती के ब्याह के लिए संभाल कर रखो। ख्याली की घरवाली बोली, ऐसा मत कहो जिज्जी, इसका कन्यादान तो तुम ही करोगी। तुलसी और ख्याली बौड़म की तरह खड़े थे। उनकी तो मानो अकली ही ठप हो गई थी। इधर उनकी घरवालियों ने पलक झपकते ही नवजात शिशुओं के शादी ब्याह तक की योजना बना डाली थी। ख्याली और तुलसी ने बच्चों का नेग उतारा और अस्पताल स्टाफ को दे दिया। कन्या पहले हुई थी, अतः वे जन्म से ही जिज्जी बन गई थी। दोनों शिशु स्वस्थ और सुंदर थे। आज यह फर्क करना मुश्किल था कि ख्याली और तुलसी में से कौन ज़्यादा खुश है। अगर जज साहब और कोर्ट साहब ये नज़ारा देख लेते तो शायद गश खाकर गिर जाते। यहाँ तो आज सामाजिक सरोकार और संबंध अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। डॉक्टरनी जी ने बताया था, बहुरिया को अभी 3 दिन तक अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। ऐसे में ख्याली की घरवाली बोली, आप और जेठ जी घर जाओ, बहुरिया को हम और जिज्जी संभाल लेंगे। बाहर के काम बेटा निपटा देगा। 2 दिनों की ही तो बात है। तीसरे दिन तो बहुरिया घर पहुंच ही जाएगी। तब तक तुम दोनों घर में ही कुछ कच्चा पक्का बना लेना। हम अपना खाना अस्पताल के होटल से मंगा लेंगी। ख्याली की घरवाली ने खड़े खड़े अगले 3 दिनों की व्यवस्था दे दी। इसमें तुलसी की घरवाली की भी सहमति थी। तुलसी की घरवाली हंसते हुए बोली, तुम लोग घर बैठकर सिर्फ मक्खी मत मारना, बल्कि पोता पोती का नाम भी सोच कर रखना। ख्याली और तुलसी का मन तो अस्पताल से हिलने तक को नहीं कर रहा था, लेकिन गाय गोरू का ख्याल आते ही वे लौटने को तैयार हो गए। अब तो एक की जगह 2-2 पिरानी घर में आ गए थे, अतः बकरियों से भी दूध की ज़्यादा दरकार हो गई थी। दारिंदे का दायित्व भी बढ़ गया था। उनका गांव अस्पताल से करीब 1.5 मील के फासले पर था, अतः वे पैदल ही चल पड़े। अंधेरा हो गया था। अस्पताल में अब लोगों का आना कम हो गया था। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था। सड़क किनारे खेतों में अन्न की बालियां झूम रही थीं। दोनों के मन गदगद थे। बरसों बाद आज ये पहला मौका था कि जब वे अपनी पहली धार के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। शायद नन्हे पिरानियों की ऊर्जा पहली धार से भी ज़्यादा थी।